अगले आधे घंटे तक के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे संतोष सिंह जी, लेकिन उनसे आपको रूबरू तो हम करा चुके हैं, लेकिन आपके जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न उनसे पूछे जाएं उससे पहले आपको बता दें कि हमसे जुड़ना कैसे है। जुड़ने का तरीका बहुत आसान है, जैसे आप हर रोज़ जानते हैं कि 9311211874 पे आपको एक व्हाट्सअप कर देना है, और इस व्हाट्सअप को करने से पहले आपको करना सिर्फ इतना है, कितने शेयर ले रखे हैं, किस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, किस क्वांटिटी में शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर शेयर ले रखे हैं, और क्या सोच करके आपने शेयर लिए हैं कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी आप अगर हमें लिख करके देंगे तो यकीन मानिए कि हम अपने एक्सपर्ट से एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करके और आपको सही राय जो है वो पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इस बीच शिवम मित्तल जी ने महेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। धन्यवाद शिवम मित्तल जी आपका कि कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने अपना प्रश्न पूछा, और अब जो है संतोष जी को रूबरू कराते हैं आप लोगों से, और संतोष जी से समझते हैं कि वो बाज़ार की दिशा को कैसे देख रहे हैं। संतोष जी, अब बाज़ार अभी भी जो है एक दायरे में फंसा हुआ है, और वो हम देख रहे हैं कि कोशिश आज इंट्राडे के लेवल पे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार की ये कोशिश है कि भारी निशान में बंद होने की, लेकिन अभी भी एक दायरे में ही है। आप कैसे देख रहे हैं आने वाले एक दो महीने 3 महीने बाज़ार के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम डाउनवर्ड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होते हुए नजर आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से तकरीबन 100-150 पॉइंट और हो सकता है कि करेक्शन हो, क्योंकि अगर निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो एक डाउनवर्ड चैनल था और वहाँ पर 17,500 के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और एफआईआई ने भी अपना स्टैंस मार्केट के ऊपर थोड़ा चेंज किया है ऑन दैट टू ऑन पॉजिटिव साइड। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी गिरावट होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ खरीदारी जरूर डेफिनेटली करनी चाहिए। और निफ्टी के लेवल्स पे 17,500 और बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा मुझे लगता है कि 41,800 इसके आसपास अगर आता है तो वहाँ पर एक अच्छा जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर कोई खराब न्यूज़ ना आए। और मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो शायद अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में, तो बैंक्स पे नज़र रखनी चाहिए। जी, चलिए अब इस बीच जो है जो बाकी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हो या यूट्यूब के माध्यम से, उनके एक करके प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। हैरिस जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से प्रश्न पूछने के लिए। हैरिस जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार हैरिस जी, नमस्कार विपुल जी। कैसे हैं हैरिस जी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी मैंने 50 शेयर रखे हैं बालमल लॉरी इन्वेस्टमेंट के 410 के भाव से। 410 के भाव पे? जी, और मेरा एक सवाल ये भी था कि हम ये फोमो जो होता है ना कि जी? मतलब हम शेयर को बाय करें, फोमो फियर ऑफ मिसिंग अच्छा अच्छा, आउट, जी जी, हाँ हाँ हाँ। उसको कैसे अवॉइड करेंगे? जैसे हम मान लो मेरे पास पैसे हैं अभी और शेयर गिरा कोई, तो हम मतलब रुक नहीं पाते शेयर खरीदने से, अच्छा अच्छा, चलिए तो चलिए, मतलब कैसे रुके? जी जी जी, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो है संतोष जी तक पहुंच गया है होगा। एक तो बालमेर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, बालमेर लॉरी के। सर पहला प्रश्न तो इनका ये है, 410 रुपये की इनकी खरीद का भाव है, और अभी ये जो है 114 पे आ गया। कब लिया था सर आपने ये? नहीं सर, अभी 370 पे चल रहा है बालमल लॉरी इन्वेस्टमेंट। जी, ये मैंने करीब 2 साल पहले लिया था। 2 साल पहले जी 400 के ऊपर लिया सर आपने? जी 410 है। चलिए, अभी तो खैर काफ़ी आपकी खरीद से तो काफ़ी नीचे आ चुका है सर। अब यहाँ पर आप के पास 1/4 रकम बची हुई है। पूछते हैं यहाँ पर सर, 2 प्रश्न हैं। एक तो ये बालमेल लॉरी पे आपकी राय जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ जानते हैं कि बाज़ार में जो फियर फैक्टर होता है फोमो, उससे कैसे बचें, कि गिरावट में क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, डर के बेच देना चाहिए। वो जो एक डर की भावना होती है उसको, उससे निकले कैसे, उस पर कैसे काबू पाएँ, ये समझना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, पहली चीज की बामर लॉरी के बारे में बात कर लें तो इसमें 1:2 एक बोनस हुआ था 2019 में, जिसके कारण कि इसके भाव कम दिख रहे हैं। और दूसरी चीज अगर आप देख लें तो इनके जो फंडामेंटल्स हैं वहां पर कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और जो है लास्ट ईयर से अगर देख लें तो यहाँ पर काफी अच्छा गेन है टीटीएम बेसिस पे अगर देखा जाए तो, ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए इनको। और आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो है यहाँ से अगर चलता है तो 130 से 32 रुपए तक के टारगेट इनको मिल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था इनका कि फोमो से कैसे बचें, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज जो है, क्योंकि बाजार में अपॉर्चुनिटी बहुत रहती हैं, इस चीज को ध्यान रखें। और कोई चीज मिस हो जाए
तो अगर आपको ऐसा लगता भी हो तो आप थोड़ा सा लें, 10 to 15% उसे ले लें, ताकि वो आपका वो जो फियर फैक्टर है वो सबसाइड हो जाए। उसके बाद आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो जो है एक एक साइकिल में घूमती रहते हैं स्टॉक प्राइसेस। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शायद नीचे मिल जाए वो स्टॉक, तो आपको तो आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट भी साइड कर दिया और आपको निचले स्तरों पर भी मिल जाए। तो पहले इसको करने के लिए आपको उसके फंडामेंटल को जानना जरूरी होगा, कि आप जानें कि अगर कंपनी अच्छी है और इसको लेना चाहिए, तो उस पर स्टेगर्ड वे में अप्रोच करें उसको सबसे पहले, कि थोड़ा लें, उसके बाद वेट करें, और तब तक जो है आपको देखेंगे काफी फंडामेंटल डेवलपमेंट्स भी आ जाएंगे। और जब तक कि कोई स्ट्रीमिंग बाई नहीं हो, आपको एकदम जो है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हों कि उसको लेना ही है, तब तो आपको लेना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टेगर्ड वे आपको मार्केट में अप्रोच करना चाहिए। जी, चलिए अब इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण सुराना जी कोलकाता से हैं। प्रवीण जी नमस्कार। सर कैसे हैं? बढ़िया। हम बहुत बढ़िया हैं सर। प्रवीण जी आप बताइए, आप कैसे हैं? भालो छे सब बहुत भालो? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके आवाज में बढ़िया हो गए। अरे सर आपकी आवाज़ सुनकर के हम लोग बहुत अच्छे हो गए। क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेस करता हूँ। हाँ, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी बात। और कोलकाता सर मेरा मतलब बड़ा पसंदीदा शहर है, बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है। और जी जी जी, और इस बार आएंगे तो आपके यहाँ आपसे जो है मिल करके जाएंगे। बड़े दिलचस्प, जी बहुत दिलचस्प आदमी लग रहे हैं सर आप। प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मैंने जेबीएम मोटर लिया 2000 शेयर, जी ये 550 के भाव में। 550 के भाव पे आपने, हाँ 550 के भाव पे 2000 शेयर आपने जेबीएम ऑटो लिए हुए हैं। हाँ, किसको भी होल्ड करना है ना, क्या करना चाहिए? अच्छा, और दूसरा सर? और सर दूसरा से क्वांटम पेपर लिया है सर, 120 के भाव में 5000 शेयर। अच्छा 120 पे क्वांटम पेपर आपने लिया हुआ है 120 के भाव पर। चलिए एक दोनों पे हम सवाल पूछ लेते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर। नजरिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। चलिए जेबीएम ऑटो में तो अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जेबीएम ऑटो क्यों, पूरे ऑटो पैक में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा माहौल बना हुआ है और यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर पहले तो जेबीएम ऑटो पे इनको राय दे दीजिए। 795 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है, 1.5-2% के आसपास की तेज़ी। इनकी खरीद 550 की है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। वहाँ क्या करना चाहिए? और एक इन्होंने क्वांटम पेपर ले रखे हैं, 5000 शेयर यहाँ पे भी खरीदे हैं और 120 की खरीद है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी चीज प्रॉफिट में आ जाती है तो आपने अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मोमेंटम है ये कहीं डाई डाउन नहीं हो जाए, उसके लिए 760 रुपए का जो है एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। कंपनी के परफॉर्मेंस जो है हाल फिलहाल काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी को काफ़ी ऑर्डर भी मिल रहे हैं, ईवी के ऑर्डर भी हैं इनके पास, और जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम जारी रह सकता है। और जो मौजूदा स्तर हैं वहाँ से भी एटलीस्ट जो है नियर टर्म में लग रहा है कि करीब तकरीबन 100 रुपए के आसपास ये मूव हो सकता है। मतलब 700 से तकरीबन 885-90 के आसपास ये यहाँ से मूव कर सकता है। लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर बना कर रखें। अच्छी कंपनी है ऑटो इंसुलरी में, और इन दिनों ईवी के भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर हैं इनके पास, तो इसको होल्ड करने की राय होगी और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। और सर जहाँ तक क्वांटम पे, जी हाँ जी 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 क्वांटम पेपर पे ही मेरा जहाँ सवाल। तक क्वांटम पेपर की बात है, छोटी कंपनी है पेपर इंडस्ट्री में, लेकिन इनके केपेक्स अच्छे हैं और कंपनी के कामकाज के जो मुनाफा है वो भी अच्छा है। बहुत दिनों से लेकिन पेपर स्टॉक जो है एक अच्छी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है। तकरीबन 127-28 के आसपास का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पहला हर्डल होगा 150 रुपए, और उसके ऊपर अगर चलता है तो जो लाइफ हाई था इनका तकरीबन जो है 175-80 के आसपास जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, तो इसमें भी बने रहने की सलाह होगी। तो ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल के आ रही है, तो आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने पे पहले फोकस कीजिए। ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस बीच जो है जो और कुछ टिप्पणियाँ आई हैं उस पर भी ज़रा गौर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक सर बातें जो है हम करना चाहेंगे ख़ासतौर से बैंकों को लेकर के।
बैंकों पे इस समय क्या आपका व्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक बैंकों पे खबरें इस तरीके की आ रही हैं, तमाम बैंक जो है वो रकम जुटाने पर उनका फोकस है, तो क्या बैंकों के पास अब थोड़ी समस्या बढ़ती ब्याज दरों के चलते नकदी की हो रही है, या फिर अभी जिस बढ़ी हुई ब्याज दर पे ये लोग विदेश से या बॉन्ड्स के जरिए पैसे उठाएंगे, क्या ये आने वाले समय के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? आज हमने देखा बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के खबर आई, इससे पहले ICICI माफ कीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बाहर से पैसे उठा रहा है, तो इसको आप आने वाले समय के लिए क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, बैंकों के लिए क्या होता है कि अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम को आप देख रहे हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल्स होता है वो पैसे ही होते हैं, और अगर आपको ग्रो करने हैं तो वो पैसे लाने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी ग्रोथ कैपिटल की तरह यूज होता है। ये जो भी फंड रेज करेंगे ये वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ जो है, कह लें कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ आने वाली है और हमारी इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने की बात सारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी में बैंकिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो ग्रोथ को सपोर्ट करता है और उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल ये कंपनियां रेज करती हैं। मुझे लगता है कि ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अलार्मिंग सिचुएशन तो तब होती है जबकि इन्होंने जो भी उधार दिए हैं वो पैसे जो है GNPA या NPA की तरफ जाएं, जो कि अभी उल्टा हो रहा है, रिवर्स साइकिल है कि वो सारे जो खराब एसेट्स थे वो धीरे धीरे अब अच्छे हो रहे हैं या उनका निपटारा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयर अभी भी अच्छे करने चाहिए, और उसमें बेसिकली PSU बैंकों में जो मार पड़ी थी वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। इसमें एक अच्छा अपसाइड प्ले हो सकता है। ठीक, इस बीच राहुल द्रविड़ जी कह रहे हैं कि सर क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स को मौजूदा स्तरों पर 3 से 5 साल के लिए जो है खरीदारी करनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ अरुण माहेश्वरी जी थे और वो कह रहे थे कि जो है वरुण बेवरेज पे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, और जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, खपत काफ़ी इस तरह के प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। सर यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदना चाह रहे हैं राहुल जी, क्या उन्हें एक्यूमुलेट करने चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स 3 से 5 साल के नज़रिए के साथ? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में काफ़ी बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट के प्रीमियमाइजेशन को लेके, और जो है इसमें कोई ब्रांड जो है कंपनी हाइव ऑफ करने की बात कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखें तो लार्जली कुछ नहीं किया है इसने लास्ट के 2-3 सालों में, तो एक रेंज में है और उस रेंज के निचले स्तरों पे है। प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, और कह लें कि अगर हमारा अनुबंध जो है FTA का अनुबंध विदेशों के साथ होता है या इंग्लैंड के साथ होता है, तो उसका भी बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये मौजूदा स्तर पे इनको लेना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, या कोई भी बड़ी गिरावट आती है स्टॉक में तो वो लंबी अवधि के लिए 3 से 5 साल जैसा वो बता रहे हैं, वहां पर लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इमर्ज होकर आएगी। जी चलिए, अब इस बीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कल विस्तार पूर्वक हमने बातचीत की थी यूरोप के कुछ नंबर्स को लेकर के, और उस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएं। उससे पहले कल हमने देखा कि जो बातें बताई गई थी शौर्य की तरफ से, वो थी चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, और उसका इम्पैक्ट आज हमने बाज़ार में आते हुए देखा। जिस तरीके से लंबे समय बाद आज हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी है। मेटल शेयरों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें हमारे आज के खास मेहमान संतोष जी के साथ। उससे पहले देख लेते हैं कि यूरोपीय बाजार किस तरीके से खुले हैं, किस तरह के संकेत वहाँ पर मिल रहे हैं। तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे शौर्य, क्या कुछ इंडिकेशन वहाँ से मिल रहे हैं? जी विपुल जी, आज अगर यूरोपीय बाजार की बात करें तो वो थोड़े गिरावट के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और ना कि खाली यूरोपीय बाजार, एशिया बाजार देखें तो वहाँ भी निके शंघाई में गिरावट दिखी थी, भारत में भी हम हल्की सी गिरावट देख रहे हैं, और कल US के बाजार भी गिरावट के साथ ही बंद होते हुए हमें नजर आए थे। ये कुछ गिरावट की कुछ खास वजह, और इस पर इसका जो है जो भारतीय बाजार हैं उन पर किस तरीके का असर जो है आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? जी, गिरावट इसलिए कि बाजार अभी थोड़ा कंफ्यूज मिक्स सा चल रहा है कि आगे की अर्थव्यवस्था किस तरफ जाएगी। अब कुछ इंडिकेशंस को देखें तो ऐसा लगता है कि इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जैसे आज UK के इन्फ्लेशन नंबर आए हैं वो ज़्यादा निकल के आए हैं, और उसी वजह से लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है। तो फेड की तरफ से भी ऐसे बयान आते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ के अधिकारियों से कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें तो ये भी साफ दिख रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस आई थी और हो सकता है आगे इकोनॉमी में दिक्कत आने लगे, ऐसा भी लग रहा है इन्फ्लेशन घट सकता है। तो बाजार समझने की कोशिश कर रहा है कि वो अर्थव्यवस्था किस तरफ जाने वाली है। ठीक, ये शौर्य आपने बहुत अच्छे से आज बताया हमें
कि किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जो ग्राफिक्स हैं एक बार फिर से दिखा दिए जाएँ कि किस तरीके से यूरोपीय बाज़ारों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्याज दरों को लेकर के काफ़ी सारी आशंकाएँ हैं। जरा ग्राफिक्स एक बार दिखा दीजिए फिर से कि किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। एशियाई बाज़ारों में भी हम देख रहे हैं कि निकई और शंघाई में गिरावट देखने को मिल रही है और फेड को लेकर के कुछ एक कन्फ्यूजन है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ, बहुत संक्षेप में? जी, अगर अगर हम देखेंगे भारत के बाजारों पे किस तरह से असर पड़ता हुआ नजर आएगा, तो हमने अभी देखा कि आईटी शेयरों में गिरावट है और वो इसीलिए था कि हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि भले ही दुनिया भर के अभी इंटरेस्ट बढ़ाए, लेकिन आरबीआई की तरफ से ऐसा लग रहा है अब रेट्स बढ़ चुके हैं, अब जो है वो ग्रोथ की तरफ फोकस करने पे जाएगा। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि जो नंबर्स आए हैं, अर्निंग्स के नंबर आएंगे, वो है लैगिंग इंडिकेटर, वो पास दिखा रहे हैं। बाजार देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, तो इस वजह से बाजारों में जो कंपनी द्वारा कमेंट्री कर रहेगी उस पर बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि वो आके किस तरह से करेंगे और वो एक सारे कमेंट्रीज को देख के हमें लग पाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आएगी। चलिए, तो आईटी कंपनियों के जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हैं वो तो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। उसकी वजह से हमने देखा है कि इन्फोसिस की गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि उनकी अपनी जो गाइडेंस है फ्यूचर को लेकर के वो घटाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य। हर रोज़ इसी तरह जुड़िए और तमाम दुनिया भर के बाज़ारों में क्या कुछ हलचल चल रही है, संकेत मिल रहे हैं, वो हम आपसे रोज़ रोज़ समझते रहेंगे। संतोष जी, आपकी कोई टिप्पणी या जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से इंडिकेशन मिल रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट से जो इंडिकेशन है, पहला चीज़ कि इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी चिंताएं हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो कह लें कि जिस तरह से हम डिक्लाइन देख रहे हैं सारों तरफ जीडीपी का या फिर इन्फ्लेशन, या सेंट्रल बैंकर्स की जो सबसे बड़ी चिंता है वो इन्फ्लेशन है। तो वहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए हमने देखा है। यूएस के नंबर्स जो आए थे वहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। इंडिया के भी नंबर्स आए थे, वहाँ पर भी हमने कूल ऑफ होते हुए देखा है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये तो डब्ल्यूपीआई तो कई क्वार्टर्स का, मल्टीपल क्वार्टर्स के नंबर्स के नीचे नंबर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये कूल ऑफ होगा, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आईएमडी कह लें या फिर उन लोगों ने एल नीनो की बात की थी, जिसके कारण की इरेटिक रेन हो सकती है, जिसके कारण जो है फसल की आवक कम होगी और उसमें फिर से फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं। जैसे कि गर्मी पड़ रही है, अगर आप देखें इन दिनों जो गर्मी है पूरे पैन इंडिया में, वो काफ़ी चरम पे है और ये इसकी प्रोपेंसिटी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होगी, जो कि जो आने वाले फसल को थोड़ा ख़राब कर सकता है और फूड इन्फ्लेशन को स्टेबनली हाई रख सकता है। मतलब हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद थोड़ी कम हो सकती है, एटलीस्ट इन नियर टर्म बेसिस पे। तो ये चिंता है मार्केट को। और अभी हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में अगर आप देख लें तो अर्निंग सीजन के किन हो रहे हैं, सारी कंपनियां धीरे धीरे रिजल्ट लेके आ रही हैं। उसमें जो इन्फोसिस, टीसीएस के नतीजों ने जो निराश किया है, क्योंकि यूएस में अगर आप देखें रिसेशन की जो बात की जा रही थी, वो इनके नंबर्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो डाई डाउन होते हुए दिख रहा है। तो ये थोड़ी चिंता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मुझे लगता है कि आपको इन्हीं चिंताओं के बीच कहीं ना कहीं जो है आपको एक दिशा लेनी चाहिए, और वो भी दैट टू ऑन अपसाइड। एक जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, चाइना के नंबर्स का और मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स जो कल देखने को मिले, और उसके बाद से आज मेटल शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मेटल सेक्टर पे अब आपकी राय क्या होगी? ये जो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, चाहे वो टाटा स्टील में हो, बाकी शेयरों में हो, अगर हमारे पीसीआर की टीम कुछ एक शेयरों को दिखा सके कि आज किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर अब क्या कुछ ये रैली सस्टेनेबल लग रही है, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक नंबर पर रिएक्शन है? अभी भी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दुनिया भर में दिखाई नहीं दे रही है, ना ही स्थितियाँ संभलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंट्राडे चार्ट आप देख सकते हैं किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी राय ओवरऑल सर आईटी सेक्टर, माफ़ कीजिएगा, मेटल सेक्टर पर? ठीक है, मेटल सेक्टर जैसा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा, मतलब 100 लाख करोड़ का गवर्नमेंट की जो योजना है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है सीमेंट और कह लें कि स्टील लगने वाले हैं। लेकिन रियलाइजेशन जो है, जो हमने पिछले साल देखा था इनका, तो वो रियलाइजेशन शायद अब ना हो, लेकिन हाँ स्टेबल है, अर्निंग थोड़ी स्टेबल दिख रही है कि अब जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग्स में डाउनग्रेड शायद ना आए और एक स्टेबल अर्निंग होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पर ध्यान रखना चाहिए। टाटा स्टील की बात कर लें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लें, ये जो कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छी हैं सारे रिटर्न रेशियो पैरामीटर्स में, एफिशिएंसी पैरामीटर पे।
तो इन कंपनियों को देखना चाहिए। और छोटी कंपनी में अगर देखना है तो श्याम मेटालिक्स मुझे लगता है कि वो एक कंपनी है जहां पर की नजर रखी जा सकती है। इस बीच हमारे गुरमीत जी पूछ रहे हैं कि अभी चूंकि चर्चा हालांकि हुई थी कि वीबीएल में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, तो वरुण बेवरेज पे माहेश्वरी जी की तो राय थी कि खरीदारी कर सकते हैं, संतोष जी की राय पूछ लेते हैं। इसके अलावा केपीआईटी में भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनमें एंट्री की जा सकती है, वरुण बेवरेज और केपीआईटी में क्या करंट लेवल पे एंट्री की जा सकती है। आपकी क्या राय रहेगी सर? यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आप पॉजिटिव हैं, पर क्या वरुण में भी आप का रुख सकारात्मक रहेगा? देखिए, बिजनेस आउटलुक तो सकारात्मक है, लेकिन आप कोई भी चीज किस जगह पे खरीदते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिटर्न कैसा होगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर अगर आप स्टॉक प्राइस में देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस के काफी ऑलरेडी बढ़ चुका है। अभी जो है कह लें कि फरवरी में ही 1200 के नीचे के भाव थे और अब भाव बढ़कर 1440 के करीब हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ऑल्दो ग्रोथ रहती है ऐसे स्टॉक्स में, लेकिन आपको पोजीशन करनी चाहिए। स्टॉक अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस है। मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा भी अगर करेक्शन होता है तब आपको ध्यान रखनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे लेना भी है तो नॉट मोर देन 10% जितना आप सोच रहे हैं, और गिरावट में आपको निवेश करना चाहिए। जहां तक केपीआईटी की बात है, ये मेरा काफी पसंदीदा स्टॉक है केपीआईटी, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस क्षेत्र में है, मतलब प्रोसेस ऑटोमेशन जिसे हम कहते हैं उस क्षेत्र में है, और ऑटो में जो मतलब ऑटोमोबाइल्स में जो भी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर कंपनी काम करती है। लेकिन इन दिनों काफी ज्यादा जो है वोलेटिलिटी रही है, क्योंकि एक फॉरेन ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया था, 50% करेक्शन की बात कर रहे थे। ऑल्दो ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो इनके वैल्यूएशंस काफी हाई हैं, लेकिन सब्सटेंशियल करेक्शन होने पे जरूर इस कंपनी को ध्यान रखा जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कंपनियां हैं इस क्षेत्र में, जैसे टाटा एलेक्सी की बात कर लें, केपीआईटी की बात कर लें और एलटीटीएस, ये 3 कंपनियां हैं। मुझे लगता है कि ये रिसेशन इनके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोमेशन में है और ये काम जो है ये स्पेस ग्रो कर रहा है। कोई भी चीज जो कि पहले एनालॉग थी अब डिजिटल होगी या फिर ऑटो में जाएगी, तो इन कंपनियों का रिलेवेंस काफी होगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन नियर टर्म में ज्यादा है, इसलिए आपको वेट करना चाहिए। और निचले स्तरों पे अगर मिलता है सब्सटैंशियल करेक्शन होने पे, तो ये दोनों स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस हैं, निचले स्तरों पे जरूर लें इसे। जी, इस बीच सर एक शेयर जिस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे वो है पिरामल फार्मा। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त है, ये हमने अरुण जी के साथ भी डिस्कस किया था और आपके साथ भी समझना चाहेंगे। जिस तरीके का आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, 10% तक की तेज़ी यहाँ पर एक समय देखने को मिल रही थी, अभी भी 7.25% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। और अगर हम देखें तो ऊपर लेवल से काफ़ी करेक्ट होने के बाद आज ये मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या ये जो रैली है आज की इंट्राडे की, ये अभी आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन तक रह सकती है? क्या यहाँ पर कोई बीटीएसटी कॉल ली जा सकती है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन की रैली है, यहाँ से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए? देखिए, फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स पे मुझे थोड़े अभी भी संदेह है, क्योंकि कंपनी जो है कह लें कि इनके बुक्स पे एक तो डेट काफ़ी ज़्यादा है रिलेटिवली। अगर आप फार्मा कंपनियों को देखें तो 5,000 करोड़ के करीब का डेट है, 9,200 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इनके एंटरप्राइज वैल्यू की बात कर लें तो 13,000 करोड़ के ऊपर का एंटरप्राइज वैल्यू मिल रहा है। ईवी एबिटा हमको 10 पे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जरूर वेट करना चाहिए कि नंबर्स इसमें थोड़े अच्छे आने लगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ये जो पिरामिड इंटरप्राइज था उससे अलग हुई है कंपनी। नंबर्स को थोड़ा आने दें अभी, इट्स टू अर्ली कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लिया जाए। हाँ, मोमेंटम जहां तक की आप बात कर रहे हैं बीटीएसटी की, मुझे लग रहा है कि 75 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर डेफिनेटली आप बना के रखें। नेक्स्ट लेवल इसमें जो आ सकते हैं वो तकरीबन 83, और उसके बाद अगर चलता है तो 92 से 95 के बीच के लेवल्स आ सकते हैं। तो केवल मोमेंटम प्ले करें, वैल्यू अभी भी इमर्ज होना बाकी है, या क्लैरिटी अबाउट द फंडामेंटल्स नंबर्स अगर जितने अच्छे आएंगे आगे चल के, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट की सलाह अभी नहीं होगी, लेकिन टेक्निकली डेफिनेटली लगता है कि थोड़ी चल सकता है, क्योंकि काफी पिटा है इन दिनों ये स्टॉक। चलते चलते सर 1-2 शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, अच्छा, जैसा कि मैं बात कर रहा था आपको कि बैंक्स या फाइनेंशियल्स मेरे थोड़े अच्छे लगते हैं, तो आपको एसबीआई कार्ड मुझे लगता है कि इन स्तरों से लेकर
10 to 15% भी करेक्शन होता है तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। मैकडोवेल जैसा आपके जो है दर्शक ने पूछ ही लिया, मैं सोच रहा था ये आपको बताऊंगा। जी। मैकडोवेल इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर कोई करेक्शन हो जाए, सब्सटैंशियल करेक्शन हो जाए, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक्स, 3 स्टॉक जो मैंने रेकमेंड किया है। तो SBI कार्ड, मैकडोवेल और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 शेयर जो है वो रिकमेंड किए गए हैं सर की तरफ से, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, संतोष जी के पसंदीदा शेयर जो 3 हैं वो हैं SBI कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा और मैकडोवेल। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए, ये जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस किए हमने, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस हमारे अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। तो आप स्टॉक खरीदते समय डेफिनेटली अपने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इसके बारे में जानकारी कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार सर। इस बीच तो 3 शेयर बताए गए हैं यहाँ पर संतोष जी की तरफ से, जिसका जिक्र भी हमने किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि SBI कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैकडोवेल है। 2 शेयर बताए गए हैं सोम डिस्टिलरीज और साथ ही साथ अतुल ऑटो लिमिटेड, और इन दोनों शेयरों में आज अच्छी खासी इंट्राडे में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और आशीष माहेश्वरी जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका मानना ये है ये तेज़ी अभी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो इन तमाम शेयर आइडियाज़ पे आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानर हो उनसे मदद लेकर के आप अपना निवेश कर सकते हैं और लगातार अपने शेयर बाज़ार से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है। आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो फिर आप शाम 4 बजे जुड़िए हमारे साथ। शेयर बाज़ार से जुड़े हुए सवालों के लिए दोपहर 1 बजे हम ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं। तो आप लगातार हर हाल में बने रहिए मनी 9 के साथ। और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।